1 जून 2025 को रूस के साथ जो हुआ है ना, वो रूस ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यूक्रेन रूस के अंदर हजारों किलोमीटर भीतर घुसकर धमाके कर रहा था, एयर बेसिस उड़ा रहा था। ये सब कुछ हो रहा था ऑपरेशन स्पाइडर वेब के नीचे, और इस ऑपरेशन में जो हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड है। यूक्रेन ने क्लेम किया है कि रूस के 41 एयरक्राफ्ट डैमेज कर दिए गए हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, जिसमें Tu-95, Tu-22M3 और A-50 एयरक्राफ्ट शामिल है। SBU यानी कि यूक्रेन की इंटेलिजेंस के मुताबिक रशिया के मिसाइल कैरिंग बॉम्बर्स का 1/3 33% इससे ज्यादा हिस्सा डैमेज हो चुका है। डिफेंस एनालिस्ट सरहिल कुजान कह रहे हैं कि भाई साहब, दुनिया की इंटेलिजेंस हिस्ट्री में आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है, और रशियंस इसे रूस का पर्ल हार्बर कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुज भारद्वाज। चलिए आज इस पूरे ऑपरेशन को समझते हैं। An operation by Ukraine's security service, that is the SBU, has reportedly hit more than 40 Russian bombers at air bases in the rear of Russian Federation. This is Ukraine says it carried out large-scale drone attacks on multiple air bases, including some thousands of miles inside Russia. According to local witnesses, explosions were heard near the base in Murmansk and fires began in several places. Ukraine claims to have hit more than 40 Russian bombers in what the country's security service says is a large-scale special operation aimed at destroying enemy bomber aircraft. देखिए इस ऑपरेशन में क्या हुआ, ये समझने से पहले 2024 में रशिया कैसे ऑपरेट कर रहा था वो समझते हैं। 2024 तक रशिया के लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स जैसे कि Tu-95, Tu-23M3 और A-50 सर्विलियंस एयरक्राफ्ट यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक करने में सेंट्रल रोल प्ले कर रहे थे। ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट रशिया के अंदर से एयर बेसिस से ऑपरेट करते थे, जो यूक्रेन के कन्वेंशनल वेपन्स की रेंज से बहुत दूर थे। इन बॉम्बर्स की वजह से यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा रहता था, और इसीलिए ऑपरेशन स्पाइडर वेब का मेन ऑब्जेक्टिव था रशिया के स्ट्रैटेजिक बॉम्बर फ्लीट को डैमेज करना, ताकि मॉस्को की मिसाइल्स और एरियल अटैक्स की कैपेसिटी को कम किया जा सके। ये काम जो है ना, वो 18 महीने की प्लानिंग के बाद हुआ है, और यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि SBU और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के नीचे इसको किया गया है। 2023 के एंड में इसकी प्लानिंग शुरू हो गई थी, और ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद यानी कि 2025 के मिड में इसको एग्जीक्यूट किया गया है। इसके लिए पहले यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि SBU ने रशियन एयर बेसिस के लोकेशंस, रूटीन और उनके डिफेंस सिस्टम को मैप किया, और इसके लिए ना सैटेलाइट इमेजरी, सिग्नल इंटेलिजेंस और ह्यूमन सोर्सेज का यूज किया गया। पर भाई साहब, इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था डिस्टेंस। कुछ टारगेट्स जैसे कि ओलेनिया और बेलाया यूक्रेन से हजारों किलोमीटर दूर थे, और यूक्रेन के पास वो हथियार नहीं थे जो इतनी दूर तक मार कर सके। तो भाई साहब, इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि ड्रोन्स को रशिया के अंदर ही स्मगल करके वहां से लॉन्च किया जाएगा। और इस काम को करने के लिए यूक्रेन ने FPV यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन सिलेक्ट किए, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और बहुत ही रिमोटली ऑपरेट हो जाते हैं। इसके बाद ट्रक्स के अंदर वुडन कंपार्टमेंट्स बनाए गए, जिसमें ड्रोन्स छुपा दिए गए, और ये जो ट्रक्स है ना, वो रूस के बॉर्डर को पार करके बेरोक टोक चलते रहे। रूस की सिक्योरिटी को लगता रहा कि भाई ये जो ट्रक है ना, वो सामान लेकर, ये कोई तेल लेकर जा रहे हैं, बट गेस व्हाट, अंदर ड्रोन भी छुपे हुए थे। ये जो ट्रक्स है ना, वो रूस के अंदर हजारों किलोमीटर तक चलते रहे, और जब वे अपने टारगेट के पास आए तो अचानक से इन ट्रक्स की छत खुली, ड्रोन्स लॉन्च हो गए और टारगेट खत्म। Вот он, коптер опять взлетел. Откуда взлетает, ничего не понятно, блядь. Вот он, клоун, блядь. Оба ни с того ни с сего, сука. Оба! Вот дела, блядь. Ёб твою мать, до чего техника дошла. Ёбаный, он опять сюда полетел, сука, в эту гущу. Вот еще один, сука, пидорас. ये ड्रोन्स भाई साहब अपने टारगेट से इतने पास से लॉन्च किए गए कि रशियन डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर पाया। कुल मिलाकर 117 ड्रोन्स लॉन्च किए गए थे, और हर ड्रोन को एक पायलट ऑपरेट कर रहा था। 5 एयरबेसेस टारगेट किए गए। ओलानिया एयरबेस Tu-95 बॉम्बर्स का एयरबेस था, लगभग 2000 किलोमीटर दूर था यूक्रेन से। बेलाया एयरबेस Tu-23M3 बॉम्बर का एयरबेस था, 4000 से भी ज्यादा किलोमीटर दूर था यूक्रेन से। सोशल मीडिया पर वीडियो चल रहे हैं जिसमें ट्रक से ड्रोन्स निकल रहे हैं फाड़ फाड़ कर, और टारगेट्स को फोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर 41 एयरक्राफ्ट डैमेज कर दिए गए, और लगभग $7 बिलियन का नुकसान बताया जा रहा है रूस को। Ukraine, meanwhile, carried out a major attack inside Russia. Зараз аеродром Белая. Стратегічна ворожа авіація. This video released by the Ukrainian Secret Service shows columns of smoke rising above the Belaya airfield in Russia, part of a large-scale attack against Russian aviation that reached all the way to Siberia. Kyiv says it destroyed 41 more planes which it says were used to bomb Ukrainian cities. The Russian Defense Ministry acknowledged drone strikes across 5 regions. ये छोटे छोटे ड्रोन्स ऐसे थे कि इन्होंने ब्रिजेस गिरा दिए, रेलवे ट्रैक्स पर।
जेलेंस्की और एसबीयू चीफ ने ऑपरेशन को सेलिब्रेट किया और इसे एक टर्निंग पॉइंट बताया और यूक्रेन का मीडिया इस सक्सेस को इतना हाईलाइट कर रहा है जिससे पूरे देश का मोरल बूस्ट हो रहा है इस समय। यह ऑपरेशन तब किया गया जब रूस और यूक्रेन टर्की में सीज फायर के बारे में बैठकर बात करने वाले थे। अब ऐसे में भाई साहब क्या बात होगी कोई नहीं जानता। यूक्रेन के अनुसार तो भाई नाटो में शामिल वेस्टर्न कंट्रीज जो है ना, जैसे कि यूएस, फ्रांस, जर्मनी, उन्हें भी इस ऑपरेशन के बारे में कुछ नहीं पता था। पर भाई साहब ये बात माननी थोड़ी सी मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन खुद इतना बड़ा ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर सकता है, स्पेशली तब जब ट्रंप खुद रशिया को धमकी दे चुका हो कि भाई तुझे भयंकर परिणाम भोगने पड़ेंगे। पर अब ना एक्चुअली मैं ये सोच रहा हूँ कि रूस क्या करेगा। पिछली बार 2024 में जब यूक्रेन ने रूस के अंदर हमला किया था तो रूस ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी थी यूक्रेन के ऊपर। एनीवेज अभी इस हमले का ये असर हुआ है कि रूस के पास वो एयरक्राफ्ट काफी कम हो गए हैं जिनसे वो मिसाइल्स मार रहा था, जो परमाणु शस्त्रों की क्षमता रखते थे। और साथ ही साथ रशियन इंटेलिजेंस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जेलेंस्की भाई साहब तो इसको सेलिब्रेट कर रहा है बहुत बड़ी तरीके से। Голови Служби безпеки України Василя Малюка. Блискуча операція проведена на території ворога виключно проти військових цілей, проти саме тієї техніки, яка використовувалась в ударах проти України. Дуже відчутні втрати Росії і абсолютно справедливі, заслужені їхні втрати. और इस तरीके से कहा जा सकता है कि अभी ये रूस के लिए एक साइकोलॉजिकल ब्लो है, पर पुतिन का अगला कदम बहुत घातक हो सकता है। इसे ऑलरेडी रूस का पर्ल हार्बर कहा जा रहा है और खुद रूसी मीडिया ऐसा कह रहा है। और हम सब जानते हैं कि पर्ल हार्बर के बाद क्या हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी।